पास एक फेज ये आया था, इसको मैंने बोला था फाई आर, इसके बाद मैंने कहा था ये मेरा बन जाता है फाई वाई, इसके बाद मैंने बोला था ये मैंने कर दिया था, इसको कर दिया था, क्या बोल दिया था, फाई बी, यही किया था। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप इसका इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो मैंने कहा था फाई आर इज इक्वल टू रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, यही बोला था। और जब मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, कौन बताएगा, 3/2 फाई एम क्या आया था, नहीं नहीं 3/2 फाइन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आई थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी, याद है ना। यस सर। और जो फाई वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आई थी वो आई थी फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, याद है, कितने लोग को याद है। इसके बाद ना एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने कहा था यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा, याद है, याद है जब हमने सॉल्व किया था यही आया था, हाँ या ना, जिसके बारे में कहा था मैं माइनस साइन को छोड़ता हूँ। तो देखो जब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, जब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था फाई आर की वैल्यू आ गई थी 3/2 फाई एम, और जिसके बारे में आपने बोला था कि चूंकि इसमें टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा, दैट मींस ये टाइम वेरिंग नहीं फील्ड नहीं है, ये टाइम इन वेरिंग फील्ड हो गया, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा 1.5 टाइम्स द फ्लक्स बाय द फेज रहेगा। अच्छा एक बार और छोटा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा आसान होगा। फाई आर की इक्वेशन में लिखा चला तरफ फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, फाई बाई की इक्वेशन क्या लिखे चला था, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2π/3, और फाइव बी की इक्वेशन आई थी फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2π/3, यही आया था, कोई और कुछ तो नहीं था, और कुछ तो नहीं था, यही था ना। ओके अब ना जो छोटी, यही था ना। अब ना एक छोटी सी गलती हुई थी, हम वो गलती मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो गलती मैंने रिवाइज इसलिए करी क्योंकि अगर वो कर देता तो आप लोग का ध्यान आज ना जाता, मुझे पता नहीं चलता। इसका तो हम लोगों ने बोला था tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, याद है, वो कितने लोग को याद है ये चीज, यही था, यस सर। ठीक है। उसको हमने निकाला, इसको हमने लिख दिया था, इसको हमने लिखा था tan इनवर्स, क्या लिखा था, π/2 माइनस ओमेगा टी, याद है ये चीज, याद है सर। अगर एक पॉइंट हम वापस भूल गए, हम ये वाला माइनस साइन यहां लाना भूल गए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो आपको, जो अभी तक आप समझ रहे थे दैट वुड बी इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा टी, वो एक्चुअली माइनस साइन लग के बन जाएगी ओमेगा टी माइनस π/2। ओके इनवर्स नहीं था सर, इनवर्स नहीं था, tan इनवर्स नहीं आएगा बेटा, आएगा, वो कॉट को हम लोगों ने चेंज किया था। फाई बी क्या है, फाई बी कॉस वाला टर्म है, नीचे साइन वाला टर्म है, तो उसको हम लोगों ने उसके बाद जब कन्वर्स करना की वैल्यू करी थी π/2 माइनस ओमेगा टी करा था, ओ सॉरी, हाँ सही बोल रहे हो, इनवर्स नहीं था, इनवर्स नहीं था, सही बोल रहे हो, ये इनवर्स वाला वर्ड, इनवर्स वाला चीज नहीं थी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। गुड यार, गुड ऑब्जर्वेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बुलबुल क्लास में हो बेटा, ओके चलो, जितेंद्र क्लास में हो, आज बच्चे रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्या हुआ, सवेरे सवेरे टाइम है, चलो शुरू करते हैं। तो अगर ए की वैल्यू, ये म्यूट हो जाओ कोई, ए की ए, हम लोगों ने फिर उसका 4 पॉइंट की बात करी थी, ए बी सी डी। अब जरा चेक करना, जो ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या थी, 0, बी की वैल्यू पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या थी, π/2, सी की समय क्या थी ओमेगा टी की वैल्यू पाई, और डी के समय पे ओमेगा टी की वैल्यू थी 3π/2। तो चेक करो, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -π/2, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी -π/2, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब ओमेगा टी इक्वल टू π/2 रखोगे तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चल नहीं रहा सर आपका पेन, चल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा, नहीं सर, पेन नहीं चल रहा, दिखाई लेट आ रहा है, लेट आ रहा है सर, दिखाई ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रहा है, लैग है ना, लैग है, चलो मैं 0 हो जाता हूँ, लैग हो रहा है, अब क्लियर है यहाँ पर, जब ग्लिच, चलो जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखोगे तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2, हाँ या ना, यहां से देखो
सही है? आर यू गेटिंग? सर तो ए की वैल्यू ये आ गई। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई रखोगे तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 2 पॉजिटिव, सॉरी वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाय 2 पॉजिटिव। और जब रखोगे 3 पाई बाय 2 तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई। जरा चेक करना दोस्तों, हम लोगों ने जो उस दिन क्लास में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज आ रहा था, वो एक्चुअली में कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये माइनस का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहा था। इसमें काम कर रहा था। इसके लिए काम कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? चले आगे। हेलो सर कल Yes, वाले sir. में जैसे आपने कल करवाया था तो सी की वैल्यू -पाई आ रही थी और डी की वैल्यू -पाई/2 आ रही थी। हाँ, तो वही वाला बता रहे थे ना, क्योंकि मैंने वो माइनस वाला साइन चेंज कर दिया था। माइनस वाले साइन मैंने मिस करा था, ये मेरे से गलती हुई थी। जब मैंने क्लास में दोबारा वीडियो को रिकॉर्डिंग देखी तब मैंने देखा ये माइनस साइन मैं मिस कर गया हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको सही करा है। तो वही दिस इज द कॉरिंगंडम। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने आपको बोला, जब ये वाला लेके चल रहे थे तो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। मगर जो मैंने आपको केस दिया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि यहां पर अब आप फाई एम की वैल्यू, फाई वाई की वैल्यू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2/3 करो, और इसकी वैल्यू करो फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2/3। इस वाले कंडीशन में जो क्लॉक, इस वाले कंडीशन में कैसी आएगी, सॉरी इस वाले कंडीशन में जो आएगी डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज आनी चाहिए। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, जरा समझिएगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, अब आप समझना इस चीज को ध्यान से, कि अगर मैं फेज सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, फेज सीक्वेंस क्या होता है? फेज सीक्वेंस, ये वर्ड पावर सिस्टम से लेकर ट्रांसफार्मर में सब जगह बार बार पूछा जाता है। फेज सीक्वेंस क्या होता है? RBY RYB। RYB RBY, बिल्कुल सही। ओके, जरा एक चीज बताना, एक वेव मेरी ये बनाई, ठीक है, मेरे ग्रीन है, और इसके बाद एक वेव मैंने ये बनाई, मैं 120 डिग्री का प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट लेके नहीं चल रहा हूं अभी भी, ठीक है। और एक वेव मैंने बनाई, ये मैं आज अभी जो चीज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत बड़ी चीज है, कोई भी बना दूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, व्हाट इज द फेज सीक्वेंस ऑफ दिस वेव? इस फेज सीक्वेंस का इस फेज सीक्वेंस का वेव का फेज सीक्वेंस क्या होगा, कौन बताएगा? वेव दिखाई दे रही है दोस्तों? हाँ सर। ये मान लो v है और ये मान लो t है, ये वोल्टेज और ये टाइम है। मैं पूछना चाह रहा हूं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इस वेव का फेज सीक्वेंस क्या होता है? फेज सीक्वेंस अगर नहीं पता क्या होता है फिर तो फिर यहाँ पे बात फंस जाएगी। ये बताओ इस वेव का फेज सीक्वेंस क्या है? चलो, फॉर द पोल लेट अस प्ले अ गेम टुडे। इसका फेज सीक्वेंस है RBY आर। बी कहां दिख गया तुम्हें? सर वही G RGY। ओके, चलो एक ऑप्शन आया आर जी वाई, एक ऑप्शन आ रहा है आर वाई जी। इन दोनों के अंदर ही है कोई ऑप्शन। चलो सिरोही, व्हाट इज योर आंसर? सिरोही, सर GRY। GRY मतलब आपके हिसाब से आप बोल रहे हो GRY, मतलब आपके हिसाब से पहला वाला ऑप्शन सही है। RYG बोलो या चाहे GRY बोलो, बात तो एक ही है ना। आशना, आर यू देयर इन द क्लास बेटा? बताओ जरा क्या ऑप्शन होगा बच्चे? सर GRY होगा। GRY होगा। ओके, कैसे बच्चे बताओ जरा? सर वो जो ग्रीन जो वेव है वो साइन वेव है और वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वो रेफरेंस लेके पहले G लेंगे उसमें। ओके, फिर सर उसमें उसके बाद वो जो R मतलब जो रेड कलर की वेव है वो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं 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 नहीं, तुम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। फेज सीक्वेंस जो होता है ना, वो वर्ड एक प्रॉपर चीज को बोला गया है। इट इज द ऑर्डर, ध्यान से देना जो वर्ड में लिख रहा हूं, इट इज द ऑर्डर इन विच
the phases attain the positive maximum value. It is the order in which the phases attain the positive maximum value. चलो अब आशना की बात लेके चलते हैं। अगर पहला फेज हमारा जी रेफरेंस फेज है तो पहली चीज तो सही होगी जी, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके बाद जी आर वाई नहीं होगा। जी के बाद अगला पॉजिटिव कौन ले रहा है? वाई ले रहा है। उसके बाद तीसरा पॉजिटिव कौन ले रहा है? आर ले रहा है। अब ध्यान से देखो, चाहे तुम जी वाई आर बोलो, चाहे तुम आर जी वाई बोलो, बात एक ही है। यस और नो आशना? तो इस चीज को समझने की बच्चा बात जरूरत है कि फेज सीक्वेंस होता है कुछ नहीं, इन विच द फेजेस अटेन देयर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले अब आप देखो, अब अगर आप इस वेव के हिसाब से चलो, सिर्फ इस वेव के हिसाब से चलो, सबसे पहले पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कौन से अटेन कर रहा है? आर वाला, उसके बाद जी वाला, फिर वाई वाला। समझ में आई मेरी बात? कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस सर। नहीं सर, समझ नहीं आई। एक बार बता दीजिए। इस बात पे डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझना है तो ये चीज समझनी पड़ेगी। ओके, नाउ लेट अस टेक इट। कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं मैं सबसे पहले। चलो मुझे अब मुझे कौन समझाएगा, मुझे ये बताओ, हेल्प करो मेरी। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन ये रहा, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। ओके, नाउ मुझे अब ये बताइए, रेफरेंस फेस कौन सा है? ग्रीन वाला ले लें? रेफरेंस फेस कौन सा लें? ग्रीन वाला ले लें? चलो, वो किधर बनेगा? यहां बनेगा। इसको मैंने बोल दिया ये ग्रीन फेज है, गलत तो नहीं है? ये बनेगा, जीरो के साथ है ये, हाँ या ना? यस और नो क्लास? यस सर। सही है। चलो दूसरा फेज कौन सा लेके चलाऊं? दूसरा फेज कौन सा लेके चलूं? दूसरा फेज कौन सा लेके चलूं? वाई। यही एंगल तो -120 डिग्री पर है। -120 डिग्री का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। और तीसरा फेज कौन सा है? रेड। अब जरा समझो इस बात को ध्यान से। अगर तुम बोलो कि एक वेव को मैं 360 डिग्री का टोटल थ्री फेज को 360 डिग्री का मानूं और हर फेज को सेपरेट कर दूं, तो जो क्लॉकवाइज मोशन बनता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग फेज सीक्वेंस। मगर मैं आपसे कह रहा हूं ये फेजर बनाने की कोशिश मत करो। फेज सीक्वेंस कुछ नहीं होता, इट इज द ऑर्डर इन विच द रिस्पेक्टिव फेजेस अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू, बट क्या? पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, विच अटेन देयर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब जरा समझने की एक और बात करिएगा। अब अगर यहां वाले केस में मैं इसी कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, तो ये अगर मैं बोलता हूं ये मेरा आर बन गया, सॉरी आर बोल रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ये अगर मेरा ग्रीन है, ग्रीन को क्योंकि रेफरेंस है मैं छेड़ नहीं रहा हूं, और ये मेरा वाई है और ये मेरा आर है। ठीक है, अब अगर मुझे अब आर वाई जी चलाना है तो मुझे किधर चलाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? सॉरी, पहले मैंने किधर चलाया था? अब मुझे अगर आर जी वाई चलाना है तो मुझे किधर चलाना पड़ेगा? आर वाई जी बोला मैंने, किधर चलाऊंगा अब मैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा चेक करना दोस्त, यहां पे समझने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझो। मतलब कि ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा फेज सीक्वेंस, ध्यान से समझना बच्चों, अगर तुम्हारा फेज सीक्वेंस जी वाई आर था तो तुम कैसे घूमे थे? क्लॉकवाइज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। मगर अगर तुम्हारा फेज सीक्वेंस जी आर वाई है तो कैसे घूमे तुम? तब तुम्हें कैसे घूमना पड़ गया? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सिंपल सी बात है, फेज सीक्वेंस चेंज करने पर मेरा जो क्या नाम है, मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। नाउ एवरीबॉडी जरा एक मुझे केस एग्जांपल दो, समझना ध्यान से। नाउ लेट अस टेक कि मेरे पास ये 3 सप्लाई टर्मिनल है।
मेरे पास ये 3 सप्लाई टर्मिनल नजर आ रही है, नजर आ रहा है? हेलो सर तो दो 3 डॉट सर आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। और ये 3 मेरे मोटर के टर्मिनल है, ये 3 मेरे मोटर के टर्मिनल है, ए बी सी, क्योंकि मोटर के टर्मिनल पे फेजेस थोड़ा ना होगा, मोटर के टर्मिनल पे तो वो लिखा होगा एबीसी लिखा होगा। अब मैं कहता हूं मैं इसको ऐसे चला रहा हूं ए बी सी, और मैं कह रहा हूं इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? क्लॉकवाइज है। वो कैसी है? क्लॉकवाइज। मगर अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? क्लॉकवाइज। मगर अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कौन बताएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि फेज सीक्वेंस को डायरेक्शन देख चेंज कर दिया। Phase फेज सीक्वेंस को हमने क्या करा? फेज सीक्वेंस को हमने क्या करा? चेंज कर दिया। जब फेज सीक्वेंस चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फर्स्ट ईयर लैब के अंदर आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, याद है? कितने लोग को याद है ये चीज? फर्स्ट ईयर लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट होता था, याद है? एक बोर्ड पर करते थे हम लोग, 2 वायर आपस में इंटरचेंज करके बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इससे। तो अभी जो अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पर है। मैं अब आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बताऊंगा। दोस्तों अब जो बात शुरू हो रही है इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये बात गायब होगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। सपोज ये मेरा स्टेटर है, ये मेरा क्या है? स्टेटर। और स्टेटर पे मैंने 3 फेजेस दिए हुए हैं, आर वाई बी। स्टेटर के अंदर थोड़ी दूरी पर ये मेरा क्या बन गया? रोटर। इज दैट ओके? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा समझिएगा, जब रोटर के अंदर मैं कहता हूं, रोटर के अंदर मैंने बोला बार, मैं अभी लेके चल रहा हूं स्क्विरल केज है तो मैं कह रहा हूं बार कंडक्टर यूज कर रहा हूं। मैं क्या यूज कर रहा हूं? बार कंडक्टर। ओके जी, अब जरा समझिएगा। अब मैंने क्या बोला? ओके जरा समझिएगा, स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग को, स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग को अगर मैं 3 फेज सप्लाई दूंगा तो ये जो बीच में स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है? कौन बताएगा? क्या वर्ड रेफर करते हो उसके लिए? एयर गैप। याद है? तो ये बात तो गारंटेड है, ये बात तो गारंटेड है कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी। मेरे ना सिस्टम में थोड़ी सी इशू आ रहा है, मैं देख रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एयर में सर्कुलेट करेगी, और उसका लोकस क्या होता था? याद है उसका लोकस क्या होता था? हम लोग क्या पता करते थे उसका लोकस कैसा होता था? एक सर्किल, हाँ कि ना? क्लास कम ऑन, नबील। यस सर, सर्कल। सर्किल होता था। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि अभी मैं मान के चलता हूं एक डायरेक्शन जो है उसकी क्लॉकवाइज है, मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, चलो एक काम करता हूं कलर चेंज कर देता हूं। मैंने मान लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फ्लो करी? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को, जब इस मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर से गुजरेगी तो क्या इससे लिंक करेगी या नहीं करेगी? तो क्या इससे लिंक करेगी या नहीं करेगी? यस और नो? यस। जब एक मैग्नेटिक फील्ड इस लिंक, इस कंडक्टर के ऊपर से स्वीप करेगी, स्वीप करने का, अच्छा ये बताओ मेरा कैमरा देख पा रहे हो आप लोग? कैमरा में मुझे देख पा रहे हो? मेरी स्क्रीन आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब इस कंडक्टर के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड स्वीप करेगी तो बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ पैदा होगा। हाँ या ना? क्या पैदा होगा? ईएमएफ।
जिसका मैग्नीट्यूड हम दे सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n d∅dt। ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग, हाँ या ना? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस सर। होगा, पक्की बात है। अच्छा अब ये बताओ, रोटर का, अगर जब हम लोगों ने रोटर पढ़ा था, हमने कहा था रोटर के जो सर्किट बार्स होते हैं वो एंड पे शॉर्टेड होते हैं। किससे शॉर्टेड होते थे, याद है किसी को? ये रिंग होता था, इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? शॉर्टिंग रिंग तो बोलते थे, याद है? अगर शॉर्ट कर रहा हुआ है, अगर रोटर शॉर्टेड है, तो मतलब पाथ कैसा है? क्लोज्ड। और अगर पाथ क्लोज्ड है तो ईएमएफ के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं रहेगी, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ करंट। भैया अगर सर्किट ओपन रह गया तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग पोटेंशियल या ईएमएफ बोल सकते हैं। मगर अगर सर्किट क्लोज हो जाता है तो ईएमएफ अपने आप को डाउन कर देता है और करंट की वैल्यू बढ़ाता है, हाँ या ना? यस और नो? इसका मतलब सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से गुजरी तो इस रोटर में एक ईएमएफ पैदा हुआ, जिसकी वजह से इन रोटर कंडक्टर के अंदर करंट आ गया। क्या आ गया? करंट। अब जरा दोबारा समझिए इस बात को। अगर करंट आ गया तो आर वी नॉट इन द सिचुएशन, क्लास यहां पे मैं जो बात बोलने वाला हूं थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा। आर वी नॉट इन द सिचुएशन वेयर अ करंट, हाँ जी एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं। ये कंडक्टर रहा, कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है। ये क्या मेरा, यार राज हैंड करो थोड़ा। ये मेरा कंडक्टर है। अब कंडक्टर के ऊपर से जब मैग्नेटिक फील्ड गुजरी तब उसमें क्या पैदा होगा? ईएमएफ अंदर पैदा हुआ, मगर कंडक्टर सारे के सारे कैसे हैं? शॉर्टेड। चाहे अब अगर तुम बात करो एससीआईएम की, तो वहां पे क्या यूज हो रहा है? वहां पे यूज हो रहे हैं एंडरिंग रेजिस्टेंस स्लिप रिंग के थ्रू। तो दोनों से पाथ तो क्लोज हो ही रहा है। अगर पाथ क्लोज हो रहा है तो वोल्टेज के फॉर्म में थोड़ा ना रहेगा, वो किस फॉर्म में आ जाएगा? करंट के फॉर्म में, हाँ या ना? कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? हेलो? जब करंट आ गया तो मतलब कंडक्टर में करंट आ गया तो सिचुएशन कैसी हो गई? एग्जिस्ट हो गई। इट इज नाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field. Okay ji, so we have now landed to a situation where we have a current carrying conductor in the magnetic field. Okay जी, now very simple. अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करा जाता है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो क्या कोशिश करेगा? वो मूव करेगा, हाँ या ना? यस और नो? अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा जाता है तो उस पर फोर्स लगेगी। और ये रूल कौन सा था, कौन बताएगा? अंकित चौधरी बोलो बेटा, ये कौन सा रूल है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर फोर्स लगती है? कौन सा रूल है? आशना? यस सर। बताओ बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर फोर्स लगती है, कौन सा रूल है? सर फैराडेज लॉ। नहीं, और बताओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो नहीं है? यस सर। कौन सा रूल है ये? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोटर्स। यस और नो? वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। अच्छा अब पॉइंट ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है और इस वाली बात से सारी की सारी बात खुलेगी। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो रोटर किस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा?
कौन बताएगा? कंडक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए सर। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रिपीट रहे हैं? कर रहा हूं बेटा। मैं कह रहा हूं अगर कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लोट कर रही है, तो कंडक्टर जो घूमने की कोशिश करेगा या उस पर फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्यों बेटा? अपोजिट length loss। फोर्स लग अपोज करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल में बड़ा अच्छा लगता है। अब जरा ध्यान से देखो, लेंज लॉ बोलता है, लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ बोलता है कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज, यही बोलता है। कितने लोग को पता है यार? थोड़ा बोलते रहो, आज सन्नाटा है बिल्कुल क्लास में। यस सर। इफेक्ट अपोजेस द कॉज। इफेक्ट क्या है? फोर्स जो कि कंडक्टर पे लग रही है। इफेक्ट क्या है? वो फोर्स जो कि कंडक्टर पे लग रही है। और कॉज क्या है? कॉज क्या है? कौन बताएगा कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। नहीं, यही तो गड़बड़ हो जाते हैं हम लोग। कॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो अपना फ्लो कर रही है, उसको थोड़ा ना पता था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉज कर ले जाएगी। जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉज है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। मतलब जो मेन कॉज है, एन तो कांस्टेंट है, मेन कॉज क्या है? डी फाई बाई डी टी। अच्छा, ये डी फाई बाई डी टी क्यों आ रहा है? ड्यू टू रिलेटिव स्पीड between the magnetic field and rotor। ध्यान से समझना, इनिशियल कंडीशन में ये रोटर कैसा है? स्टिल। इनिशियल कंडीशन में ये रोटर कैसा है? बिल्कुल स्टिल। और मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड पे घूमती है? कौन बोलेगा? मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड पे घूमती है? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन सबसे हाईएस्ट। जब रिलेटिव मोशन सबसे हाईएस्ट तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो कैसा हुआ? हाईएस्ट। अब रिलेटिव मोशन हाईएस्ट हुआ, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो फोर्स लग रही है। अब ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से वो फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए? वो फोर्स उस डायरेक्शन में लगनी चाहिए कि रिलेटिव स्पीड इन दोनों के बीच की रिड्यूस कर सके। वो फोर्स ऐसी होनी चाहिए कि इट में रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड। ओके, नाउ जिसने भी न्यूटन का नियम ढंग से पढ़ा है, मुझे ये बताओ कि रिलेटिव स्पीड कम करने के लिए दो बॉडीज को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए? एक डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में चलना Same चाहिए। direction। एक डायरेक्शन। ऊपर वापस आ रहा हूं, जरा एक बार चलिए दोबारा। इन डायरेक्शन में घूमना चाहिए। इसका मतलब लेट अस टेक कि अगर मैं कहता हूं ये मेरा रोटर है, ये मैं क्या कहता हूं? मेरा रोटर, और ये एक कंडक्टर ये रहा और दूसरा कंडक्टर इधर कहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी? मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी, उधर भी कैसे लगेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रोटर कैसे घूम जाएगा? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन द डायरेक्शन ऑफ, तो रोटर कब घूमता? रोटर रोटेट्स in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field। अच्छा, किसी को यहां तक डाउट तो नहीं? दोबारा बोलो, जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ। रोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ जरा, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। बिल्कुल सही बात। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कैसे क्या हुआ बच्चों? समझो बेटा, दोबारा बात करते हैं इस बारे में, कैसे हुआ। जब रोटर पर क्या हुआ? ये लेंज लॉ बिल्कुल सही बात बोलता। लेंज लॉ के हिसाब से इफेक्ट अपोजेस द कॉज। अब जो कॉज है वो इफेक्ट है, वो क्या है? फोर्स। और कॉज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड। रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड करने के लिए क्या करोगे? रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड करने के लिए क्या करोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घूमोगे।
ओके, नाउ जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर को हम लोग एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस मोटर। क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा? एसिंक्रोनस मोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर वो सिंक्रोनस स्पीड से कम चलती है, कम या क्योंकि ज्यादा। वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल पाएगी। मतलब अगर मैं कहता हूं कि रोटर की स्पीड मेरी एनआर है और मैग्नेटिक फील्ड की एनएस है, तो मेरी एनआर या तो एनएस से कम होगी, या तो मेरी एनआर जो है वो एनएस से ज्यादा होगी। अब अच्छा, मुझे कोई ये बताओ कि वाई कांट एनआर भी इक्वल टू एनएस? वाई नहीं हो सकता। वाई क्यों नहीं हो सकती? सर ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ अलग जाता नहीं, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। बताओ जरा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सोचो। अगर मैं कह रहा हूं फ्रिक्शन विक्शन सब गैप कर दिया, आप बताओ, जल्दी बताओ। आंसर ऊपर ही छुपा हुआ है, आंसर यहां छुपा हुआ है इस इक्वेशन में। जरा ध्यान से सोचना बच्चे। अगर रोटर की स्पीड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड सेम हो जाती है, तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। एनएस इक्वल टू एनआर हो जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वापस आ जाओ। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, यही बोलते हैं। अगर रिलेटिव स्पीड जीरो तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू, जल्दी बोलो। जीरो। भैया रिलेटिव स्पीड ही नहीं है। रिलेटिव स्पीड नहीं है तो दोनों अगर साथ में घूम रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट हो जाएंगी कि कट करेंगी? ये बताओ मुझे। अगर यहां पर ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैं कहता हूं एक आदमी बैठा हुआ है और यहां से ट्रेन गुजर रही है, तो उसको दिखेगा ट्रेन चल रही है, हाँ या ना? अगर मैं कहता हूं ट्रेन मूव कर रही है एट अ स्पीड v, तो उसको लिखेगा ट्रेन चल रही है। मगर अगर वो एक और ट्रेन पे बैठा हुआ है जिसकी वेलोसिटी v है, तो दोनों के बीच में, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस आएगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जीरो। तो इस चक्कर में क्या, अगर मैं कहता हूं ये वाला जो ट्रेन है, अगर ये वाला ट्रेन मेरा फ्लक्स की तरह काम कर रहा है और ये वाला जो मेरी ट्रेन है वो मेरे कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, तो इसको तो हमेशा ये देखेगा कि फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। अगर उसको ये लग गया कि फ्लक्स कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा? जीरो। अगर ईएमएफ नहीं तो करंट नहीं, अगर ईएमएफ नहीं है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। अब ध्यान से देखना, मतलब कि अगर, फिर वापस इस वाली पीठ पे आते हैं, अगर करंट ही नहीं है तो कोई फोर्स लगेगी क्या? अगर करंट ही नहीं है तो क्या कोई फोर्स लगेगी? ध्यान से समझो मेरी बच्चा बात। अगर ध्यान से देखो, अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ जीरो, तो इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो। अब फोर्स जैसे ही जीरो होगी, उसकी स्पीड दोबारा जो, अगर रोटर चल रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी। जैसे ही स्पीड कम होगी, वापस रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जिसकी वजह से डी फाई बाई डी टू और वापस रोटर मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब एन आर कैन नेवर बी इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। यस और नो? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? दोस्तों, मतलब रोटर की स्पीड इज नेवर इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। तो आज के क्लास को जरा समराइज कर रहा हूं और कल इसी पे हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल की भी, ध्यान से समझना। क्या हुआ कि तुमने जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर तुमने 3 फेज सप्लाई दी, तुमने क्या करा? इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दी, तो एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैंने डायरेक्शन ले लिया मान लो क्लॉकवाइज। अभी जिसने क्या करा? जिसने करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और रोटर पर उसने एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किया। क्या पैदा किया? इंड्यूस्ड
EMF, मगर रोटर के जो कंडक्टर्स हैं वो तो शॉर्टेड हैं। रोटर के जो कंडक्टर हैं वो कैसे हैं? शॉर्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ना होकर अब क्या हो जाएगा पैदा? इंड्यूस्ड करंट। और जैसे ही करंट आया, सिचुएशन कैसी पैदा हो गई? जैसे ही करंट पैदा आया तो कौन सी सिचुएशन पैदा हो गई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाली सिचुएशन कैसी पैदा हो गई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाली, जिसकी वजह से रोटर पर क्या लगेगा? एक फोर्स। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लेक्चर में हमें क्या समझ में आया? आज के लेक्चर में हमें समझ ये आया कि जिस डायरेक्शन में, कि जैसे ही जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या घूमेगा? अपना रोटर। मगर रोटर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पे नहीं चल सकता, क्योंकि उस वाले कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से रोटर पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कभी भी जो रोटर है, जो रोटर की स्पीड है, that can't be equal to synchronous speed. That can't be equal to the synchronous speed. Is that okay, everyone? Class